ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के मरीना जिले में दरियाए चंबल के नेशनल चंबल सेंचुरी इलाके में गैर कानूनी रेत कानकनी और इससे मुंसलिक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर रियासती हुकूमत से सख्त जवाब तलब किया है। मौजूदा इत्तलात के मुताबिक जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि गैर कानूनी खुदाई और रेत की नकल व हमल में इस्तेमाल होने वाली बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बेंच ने ऐसी गाड़ियों की शिनाख्त, जब्ती और मोटर व्हीकल एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने यह भी दरियाफ्त किया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और आइंदा दरियाए चंबल में गैर कानूनी रेत निकालने को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को सीनियर कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीशन को केरला के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी और नई रियासती हुकूमत को मरकज की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केरला के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वीडी सतीशन को मुबारकबाद, उनकी मददगार के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। मरकज हुकूमत लोगों की उमंगों को पूरा करने में नई केरला हुकूमत को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाती है। काबिले जिक्र है कि कांग्रेस रहनुमा सतीशन ने केरला के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। उनके साथ 20 दीगर अरकान असम्बली को भी वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया गया। इन तमाम को सेंट्रल स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजदारी का हलफ दिलाया। वजारत के ओहदे का हलफ लेने वालों में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रमेश और के मुरलीधरन, KPCC सरबराह सनी जोसेफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के रहनुमा PK कन अली कट्टी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पेश आए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और इस वाक़े में हलाक होने वालों के अहले खाना और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम ने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पेश आए हादसे के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। उन लोगों के साथ मेरी ताज़ियत है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। दुआ है कि जख्मी जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। वजीर आजम ने वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड PMNRF से इमदाद का भी ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक हर मुतवफ़ी शख्स के करीबी रिश्तेदार को 2 लाख रुपए जबकि जख्मियों को माली इमदाद के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। केरला में कांग्रेस की क़यादत वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF ने एक दहाई बाद इक़्तिदार में वापसी करते हुए पीर को नई काबीना तश्कील दी। 44 बरसों में यह पहला मौका है जब UDF की पूरी काबीना ने एक साथ हलफ लिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा वीडी सतीशन को गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रियासत के 13वें वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। सतीशन के साथ दीगर 20 सरकारी असेंबली MLA को भी हलफ दिलाया गया। वीडी सतीशन के अलावा जिन रहनुमाओं को वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया गया उनमें PK किन्हाली कट्टी, रमेश चिंतला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, M जोसेफ, शिव बेबी जॉन, CP जॉन, अनूप जैक, AP अनिल कुमार, बंधु कृष्णा, PC विश्वनाथ, M लिजू, T सिद्दीकी, रोजी M जॉन और J जिनेश, KA तुलसी, PK बशीर, N शमशुद्दीन, के M शाहजी और VE अब्दुल गफूर शामिल हैं। इसी तरह 1982 में के करुणाकरन हुकूमत के बाद 44 सालों में पहली बार UDF काबीना एक साथ हलफ लेती हुई नजर आई। UDF ने इस मौके को रियासत में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF की 10 साल दौरे हुकूमत के बाद नए सियासी दौर का आगाज करार दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में रियासती पुलिस की जदीद तरीन
नेक्सिट जेन GC डायल 112 सर्विस और मोबाइल फॉरेंसिक्स वैन का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने वज़ीर आला विष्णु देव साय और कानून साज असेंबली के स्पीकर रमन सिंह की मौजूदगी में 400 जदीद ट्रेन डायल 112 गाड़ियों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक्स वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला विजय शर्मा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुण देव गौतम, अरकान असेंबली, अवामी नुमाइंदे और पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि एक ही नंबर सबके लिए एक ही नंबर सबूबर थीम पर मबनी ये जदीद सर्विस पुलिस, फायर ब्रिगेड और तिब्बी खिदमात को एक जा करते हुए शहरियों को एक ही नंबर पर फौरी हंगामी इमदाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को गहरा करने, दिफाई सनती शराकत दारियों को मजबूत करने और समंदरी ताउन को फरोग देने के मकसद से पीर को वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हुए। वजारत दिफा ने बताया है कि सिंह 18 से 19 मई तक वियतनाम के सरकारी दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद वो 19 से 21 मई तक जनूबी कोरिया का दौरा करेंगे। उन्होंने दोनों ममालिक के दौरे पर रोजाना होने वाले पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दोनों एशियाई ममालिक के दौरे के ताल्लुक से जोश व खरोश का इजहार किया ताकि दो तरफा रवाबित के दायरे को मजीद वुसअत दी जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान बुनियादी तवज्जो स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को गहरा करने, दिफाई सनती शराकत दारियों को मजबूत करने और समंदरी ताउन को फरोग देने पर होगी, जिससे हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पीर के रोज गुज़िश्ता 4 सालों में सरकारी मुलाजिमत के लिए मुंतखब होने वाले मुलाजिमिन को डिजिटल जरिए के खत लिखकर उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। धामी ने खत में कहा है कि उत्तराखंड के अवाम ने साल 2022 में उन्हें दूसरी बार मेखिया सेवक की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवामी मैंडेट के जज्बे के साथ ओहदा संभालने के दिन से ही रियासत में बेरोजगारी के मसले को खत्म करने के लिए सरकारी महकमों में खाली आसामियों पर भर्तियों की एक वसी मुहिम शुरू की गई। इसके बाद गुज़िश्ता 4 सालों में रियासती हुकूमत की जानिब से तकरीबन 30,000 से जायद नौजवानों को सरकारी मुलाजिम के तौर पर तकर्रियां फराहम की जा चुकी हैं और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। वज़ीर आला ने खत में मजीद कहा कि अब नौजवान अपनी शानदार सलाहियतों और सख्त मेहनत की बुनियाद पर सरकारी मुलाजिमत के लिए मुंतखब हो रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो इलेक्शन तक महंगाई और कीमतों से जुड़ी हकीकी सूरत हाल छुपाते हैं और इलेक्शन खत्म होते ही गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुसलसल महंगाई बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा खमियाजा मुल्क के गरीब और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पीर को लिखा कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले पेट्रोल और डीजल समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ाते तो बीजेपी को इसका बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ता। इसी वजह से हुकूमत ने इलेक्शन तक तमाम बातों को मुल्क से छुपा कर रखा, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही कीमतों में इजाफा कर दिया। कांग्रेस सदर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत और मोदी में दूर अंदेशी की कमी है और उनकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, जिससे गरीबों को वो जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं जिनके वो हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मसले को नुमाया तौर पर उठाएगी। इतने बढ़ा रहे हैं। मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए। तो इससे ये दर्शाता है कि फोरसाइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को, मोदी साहब को नहीं है। तो हम इस सवाल को उठाएंगे और आज देश में जो इन्फ्लेशन है उनके कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नीट पेपर लीक होने के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने हमले तेज कर दिए और अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें वज़ीर आज़म के टेलीविजन इंटरव्यूज और तलबा के मसाइल पर उनकी खामोशी के दरमियान मवाजना किया गया।
पोस्टर की सुर्खी है, मोदी जी इन सवालों के लिए जवाब तो आप खुल कर देते हो, जिसके बाद अदाकार अक्षय कुमार और न्यूज एंकर्स के साथ माजी के इंटरव्यूज का हवाला देने वाली 3 तस्वीरें थीं। जिन सवालात की फहरिस्त दी गई थी उनमें शामिल थे, आप आम कैसे खाते हैं, क्या आप थकते नहीं हैं, और क्या आप वॉलेट रखते हैं। इसके नीचे पोस्टर में पूछा गया, फिर उन सवालों से क्यों छुप रहे हैं। जिसके बाद वजीर आजम से सीधे 3 सवालात किए गए, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं, और फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ग्राफिक में बाईं तरफ गांधी और दाईं तरफ एक पर्दे के पीछे से झांकते हुए मोदी की तस्वीर दिखाई गई है, जो टाल मटोल की तरफ इशारा करती है। समाजवादी पार्टी एसपी के सरबराह अखिलेश यादव ने यूपी के जिले बांदा में मुबैना गैर कानूनी कानकनी के मामले पर बीजेपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अहले बांदा के नाम जारी एक जज्बाती अपील में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बेरहमाना कानकनी के जरिए बांदा को एक साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला ने खबरदार करते हुए कहा, अगर वसाइल का इसी तरह इस्तेहसाल जारी रहा तो एक दिन दुनिया कहेगी एक था बांदा। मौजूदा हुकूमत और उनके जेरे साया काम करने वाले लालची ठेकेदारों की वजह से बांदा का वजूद मिटाया जा रहा है ताकि दूसरे इलाकों को बसाया जा सके। अखिलेश यादव के मुताबिक इस कुदरती जबर की वजह से मुकामी फसलों का चक्कर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। रोजगार की कमी और माहौलियाती बिगाड़ की वजह से लोग इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं, जिसे उन्होंने कुदरती नकले मकानी करार दिया। कानकनी के बायस इलाके की जायदादों की कदर और मुकाम में तेजी से कमी आ रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने मुकामी शहरियों, सहाफियों, माहौलियाती कारकुनों, तलबा और समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो सियासत से बालातर होकर बांदा के कुदरती, सकाफती और तारीखी विरसे को बचाने के लिए मुत्तहद हो जाएं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले में मरकजी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि मुल्क का इम्तिहान का निजाम पूरी तरह से तालीमी माफिया के सामने घुटने टेक चुका है और होनहार तलबा के मुस्तकबिल की सरेआम नीलामी हो रही है। सुरजेवाला ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गुज़िश्ता एक दहाई में कई बड़े इम्तिहानी घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 काविया पम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी नीट घोटाला, रेट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी नीट घोटाला शामिल है। उन्होंने कहा कि इन वाकयात ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब सिर्फ इंतजामी चौक नहीं है, बल्कि निजाम का नया मामूल बन चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही सूरत हाल दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों तलबा आज इंसाफ के मुतालिबे के हक में सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी में पीलीभीत बस्ती शाहरा NH 730 पर पीर की सुबह एक अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर गाड़ी और ट्रक के दरमियान जोरदार तसादुम के नतीजे में 9 अफराद हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस राय के मुताबिक ये हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे ऊंच गांव और भेरियाठा के दरमियान पेश आया। हादसे में 7 मर्द और 2 खवातीन मौके पर ही दम तोड़ गए। एक शख्स शदीद जख्मी है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए लखीमपुर खीरी जिले अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि लखीमपुर से नामपारा जाने वाली मुसाफिर गाड़ी का अगला टायर अचानक फट गया, जिसके बाद वो बेकाबू होकर मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक से टकरा गई। वाकई की इत्तला मिलते ही SDM, मुकामी पुलिस और आला हुकाम मौके पर पहुंच गए। लाशों को निकालने और जख्मियों को फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल करने के लिए इमदादी काम शुरू किए गए। जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने भी जाए वक़ुआ का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। मुकामी बाशिंदों ने शाहरा पर बढ़ते हुए हादसात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अवामी हलकों के मुताबिक मैलानी नानपारा रेल सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद होने की वजह से सड़कों पर मुसाफिरों का दबाव बढ़ गया। शाहरा पर सुबह से रात देर गए तक गैर कानूनी तौर पर सवारियां ढोने वाले गाड़ियों की भरमार भी इन हादसात की एक बड़ी वजह बताई जा रही है।
बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाली सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। यह हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। इत्तलात के मुताबिक जनरल बोगी के टॉयलेट हिस्से से अचानक धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद मुसाफिरों और रेलवे अमले में खलबली मच गई। देखते ही देखते आग पूरी बोगी में फैल गई, जिससे खौफजदा मुसाफिर जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर निकल आए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF, मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला कई फायर टेंडर्स के साथ मुकाम पर पहुंच गया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पंजाब की अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने मंशियात और गैर कानूनी असलाह स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2.1 किलोग्राम हीरोइन और 7 जदीद पिस्तौल बरामद किए हैं। पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने पीर को कहा है कि इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आया है कि गिरफ्तार मुलजिम गैर मुल्की स्मगलरों के राबिते में था और वर्चुअल नंबर्स के जरिए उनसे बातचीत करता था। मुलजिम पंजाब में मजीद सप्लाई के लिए मंशियात और असलहे की खेप वसूल कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में थाना C डिवीजन अमृतसर में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क के दीगर रवाबित की छानबीन कर रही है ताकि इसमें शामिल मजीद अफराद की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के अपने दौरे के चौथे मरहले में पीर के रोज गार्डमोन हवाई अड्डे पहुंचे, जहां नॉर्वे की वजीर आजम यूनास गार स्टोरी ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। 2 रोजा दौरे पर ओस्लो पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस यकीन का इजहार किया कि उनका यह दौरा हिंदुस्तान नॉर्वे दोस्ती को एक नई तवानाई फराहम करेगा। 4 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे में किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का नॉर्वे का यह पहला दौरा है। मोदी ने कहा, नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गया। मैं वजीर आजम यूनास गार स्टोरी का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद ये नॉर्वे का पहला वजीर आजम की सतह का दौरा है। मुझे यकीन है कि ये हिंदुस्तान नॉर्वे दोस्ती को नई तवानाई फराहम करेगा। ये महाराज राजा हॉराल्ड पंचुम और मलका सोनिया से मुलाकात करूंगा और वजीर आजम स्टोरी के साथ गुफ्तगू करूंगा। एक सरकर्दा इजरायली ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के माबैन होने वाले एक टेलीफोनिक राबिते में ईरानी मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मारूफ वेबसाइट एक्स और इजरायली मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये अहम गुफ्तगू आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही, जिसमें ईरान के साथ दोबारा लड़ाई शुरू करने के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इससे कबल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में वाज़ेह किया था कि इजराइल की नजरें तेहरान पर लगी हुई हैं और वो हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। इसी तनाजुर में इजरायली अखबार यदियोत अहरोनोत ने हुकूमती ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इजरायली फौज ईरान पर मुमकिना हमलों के दोबारा आगाज के पेश नज़र इस वक्त आला तरीन हाई अलर्ट की हालत में है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि तेल अवीव को अब वाशिंगटन की जानिब से हतमी फैसले का इंतजार है, क्योंकि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि तेहरान जंग बंदी के लिए उनकी शराइत मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल फौजी कार्रवाइयों को दोबारा शुरू करने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में एबोला वायरस की तेजी से बढ़ते हुए फैलाव को आलमी हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार देते हुए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। ताहम आलमी इदारे ने वाज़ेह किया है कि यह तशवीशनाक सूरत हाल ताहाल मुमकिन मुकम्मल वबा पेंडेमिक के मियार पर पूरा नहीं उतरती हैं। कतर के मशहूर नशरियाती इदारे अल जज़ीरा TV की रिपोर्ट के मुताबिक एबोला वायरस अब सरहद पार फैलने लगा है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक कांगो के मशरक़ी सूबे आतोरी में अब तक एबोला वायरस के 246 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस के बायस 80 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस कांगो के सामने आए हैं। ताहम अब पड़ोसी ममालिक युगांडा में भी तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में इजाफा तेजी से हो रहा है।
طبی ماہرین کے مطابق اس وقت ایبولا کی جو قسمیں پھیل رہی ہیں وہ بنڈی بوجیو وائرس سے پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ وائرس کی اس خصوص قسم کے خلاف دنیا میں تاحال نہ کوئی منظور شدہ دوا موجود ہے اور نہ ہی کوئی ویکسین دستیاب ہے۔ خلیجی ممالک نے آبنہ ہرمز میں بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے تحفظ سے متعلق ایک نئی قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خلیجی ریاستیں روس اور چین کو اس امریکی خلیجی مجوزہ مسودے پر ویٹو پاور استعمال نہ کرنے اور اسے منظور کرنے پر راضی کرنے کے لیے بھی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ اس مسودے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بحری جہازوں پر حملے فوری روکیں، بحری گزرگاہوں میں رکاوٹیں ڈالنے سے گریز کریں اور جہاز رانی کی آزادی کو متاثر کرنے والی ہر کوشش کا سدباب کریں۔ ریاض میں العربیہ.نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ایک خلیجی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کو اس وقت خلیج تعاون کونسل کے ممالک کا اعتماد بحال کرنے کے بوجھ کا سامنا ہے۔ امریکی ریاست ایڈاہو کی فوجی اڈے ماؤنٹن ہوم میں جاری فضائی مظاہرہ اس وقت خوفناک منظر میں تبدیل ہو گیا جب EA-18G طرز کے 2 امریکی جنگی طیارے حاضرین کے سامنے فضا میں آپس میں ٹکرا گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں تصادم کا ہولناک لمحہ اور پائلٹس کو پیراشوٹ کے ذریعے اپنی جانیں بچاتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں طیارے گن فائٹرز اسکائز نامی ایئر شو کے دوران کرتب دکھا رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں وہ خطرناک حد تک ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے اور فضا میں ان کا آپسی تصادم ہو گیا، جسے دیکھ کر وہاں موجود تماشائی ششدر رہ گئے۔ تصادم کے چند سیکنڈ بعد دونوں طیاروں کے عملے نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی اور وہ باحفاظت فوجی اڈے کے اطراف کے علاقے میں اترنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حادثے کے بعد آسمان پر دھوئیں کے گہرے بادل اور ملبہ پھیل گیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خوش قسمتی سے تمام پائلٹس اس واقعے میں محفوظ رہے اور فوجی حکام نے فی الحال کسی کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ چین کے جنوب مغربی علاقے گوانگشی میں 5.2 شدت کا زلزلہ آیا۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق گوانگشی میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 13 عمارتیں زمین بوز ہو گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز لیوزو شہر کے یونان ضلع میں تھا۔ چینی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یونان میں آنے والے زلزلے کی وجہ سے متعدد مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے کے فوری بعد متاثرہ علاقے لیونان میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں جو تاحال جاری ہیں، جبکہ ملبے تلے دبے ایک شخص کی تلاش کی جا رہی ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ موقف اسرائیلی فوج کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین الاقصام بریگیڈیئرز کے کمانڈر ان چیف عزیز الدین الحداد کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ حکومت کے ہفتے وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر کے حملوں اور یرغمالیوں کے اغوا کے پیچھے موجود ہر ماسٹر مائنڈ کو چن چن کر ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے کہ اسرائیلی افواج موجودہ وقت میں غزہ کی پٹی کے 60% حصے پر قابض ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سمیت خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ ایران کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تہران میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ پاکستانی ثالثی کے ذریعے بات چیت کا عمل آگے بڑھ رہا ہے اور حالیہ ایرانی تجویز پر ایران اور امریکہ دونوں کی جانب سے اپنے کامنٹس دیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ ہونے والے ان مذاکرات میں ایران کے بنیادی مطالبات میں بیرونی ممالک میں منجمد کیے گئے ایرانی فنڈز کی فوری وارگزاری اور ملک پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھانا شامل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتا ہے اور اب امریکہ بھی یہ حقیقت تسلیم کر چکا ہے کہ وہ کھلی دھمکیوں اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے ایران کو اپنے جائز حقوق کے حصول سے باز نہیں رکھ سکتا۔
اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ نے کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری میں کی شرکت۔ دونوں رہنماؤں نے نئے حلف اٹھانے والے وزیر اعلیٰ اور کیرالہ کابینہ کے ارکان کو مبارکباد کی پیش۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ یاقوت پورہ کا کیا دورہ۔ تالاب چنچلم ڈویژن میں 1.43 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ دھان کی خریداری میں حکومت مکمل طور پر ناکام، فوری دھان کی شروع کی جائے خریداری۔ بومراز پیٹ منڈل میں قائم دھان کی خریداری مرکز کے معائنے کے بعد سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ 3 دنوں تک بارش کا امکان۔ ریاست میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیش قیاسی۔ مدھیہ پردیش کے چمبل میں غیر قانونی ریت کان کنی کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش حکومت سے کیا جواب طلب۔ راہل گاندھی نے واٹس ایپ پر پوسٹر جاری کر کے پیپر لیک کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر اٹھائے سوال۔ پوچھا ان سوالوں سے کیوں چھپ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی صدر نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کے معاملے پر کی طویل مشاورت۔ اور افریقہ میں ایبولا وائرس کا ہولناک پھیلاؤ۔ WHO نے عالمی ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی، تاحال کوئی ویکسین دستیاب نہیں۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life۔ اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.